अस्सलाम वालेकुम क्लास। माय नेम मोहम्मद वसीम अकरम। उम्मीद है सब ठीक से होंगे। जो मैं आप लोगों को कोर्स पढ़ाऊँगा वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। इसमें हमारे पास दो पार्ट हैं इसके, एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का और दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे कि जो है कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग कैसे होती हैं, जो इनके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है कि अगर बात करें कि इंटरनल आर्किटेक्चर कैसे कंप्यूटर का डिज़ाइन होता है। और उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का वो प्रोसेसर है। प्रोसेसर की वर्किंग कैसे होती है, जो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। देन हमारे पास आ जाता है मेमोरी डिवाइसेस आ जाती हैं। इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है या उसको मैनेज किया जाता है वो किस मेथड से किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास इंटरप्ट कंट्रोलर आ जाते हैं। जब हम कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ तो एक इंटरप्ट जनरेट होता है। उसका पर्पज़ होता है कि हमारे पास जो है डिवाइस कनेक्ट हो गई है, तो देन जो है सीपीयू उनको कैसे कंट्रोल करता है और उनको कैसे प्रोसेस करता है इंटरप्ट्स को, ये हम इनकी वर्किंग देखेंगे। और फिर हमारे पास जो है लास्ट वन पे आ जाता है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये जब हम जो है कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो इनको किन बेसिस के ऊपर प्रोसेस किया जाता है, कैसे प्रोसेस किया जाता है, ये सारा हम जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखेंगे। देन हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाता है इसका। इसमें हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है। जैसे आप लोगों ने सी प्लस प्लस में प्रोग्राम करके देखे थे, इसी तरह हम जो है असेंबली लैंग्वेज देखेंगे। और इसमें जो हम डिफरेंट प्रॉब्लम होंगी उनको जो है हम असेंबली लैंग्वेज के थ्रू कोड करके हम देखेंगे कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है यूजिंग असेंबली लैंग्वेज। तो बेसिकली ये पर्पज़ था इस कोर्स का कि हम ये जो कोर्स पढ़ रहे हैं उसका मेन पर्पज़ क्या है। तो इसमें आगे हम जो है फर्दर देखते हैं कि आज का हम जो अपना लेक्चर है वो तैयार कर देखते हैं कि जिसमें हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या हैं। देन हम देखेंगे कि कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस क्या हैं। अगर हम जो है स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर होती क्या है, इसमें हमारे पास आ जाता है कि जो कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट किया जाता है। कि लेट से अगर हमारे पास जो है स्टोरेज डिवाइसेस हैं या प्रोसेसर है या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो उनको हम कैसे कैसे मैनेज करें या इनको कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करवानी है। तो जो हम एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर की, तो वो इसमें आ जाता है कि इसमें हम जो है कंप्यूटर का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक दूसरे जो एक डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशंस कैसी होंगी या उनको हमने एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करना है। देन हमारे पास आ जाता है कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं और कम्युनिकेशन लाइन क्या होती हैं। तो जब हमारे पास जो है जो डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हों, कि हम जो है कंप्यूटर से डायरेक्टली इनपुट आउटपुट जो सिस्टम के साथ अटैच हों, उनसे हम जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में अगर हम कोई भी इनपुट ले रहे हैं या हम जो है आउटपुट कंप्यूटर से दे रहे हैं डिफरेंट डिवाइसेस में, तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि अगर लेट से हम यूएसबी लगा रहे हैं कंप्यूटर के अंदर या हम जो है कोई प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाती हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के जो हमारे सिस्टम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हों। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कम्युनिकेशन लाइन, जिसमें हमारे पास जब हम कोई डाटा है जो हमारे पास सिस्टम के साथ डायरेक्ट डिवाइस कनेक्ट ना हो, या जो है कोई जो डिवाइस है वो सिस्टम के साथ अगर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, तो जिसमें हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस जिसमें हमारे पास आ जाता है इंटरनेट के थ्रू अगर हम कोई डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमारे पास वो डाटा कम्युनिकेशन लाइन आ जाती है। तो इसमें अगर हम जो है मेन ओवरव्यू देखें कि पेरिफेरल डिवाइसेस और कम्युनिकेशन लाइन में क्या डिफरेंस है, कि जो डिवाइसेस हमारे सिस्टम के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होंगी और उनके थ्रू जो हम जो है कोई कम्युनिकेशन करेंगे, कोई डाटा ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाती हैं पेरिफेरल डिवाइसेस आ जाती हैं। तो अगर वो डिवाइसेस जो हम जो है जिसमें हम जो हमारे सिस्टम के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है और हम जो है किसी कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू हम उनमें डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या डाटा रिसीव कर रहे हैं, वो हमारे पास आ जाती हैं कम्युनिकेशन लाइंस आ जाती हैं।
देन अगर हम बात करें कि टॉप लेवल स्ट्रक्चर की बात करें कंप्यूटर की, तो इसमें हमारे पास कंप्यूटर आ जाता है, उसके साथ कोई कम्युनिकेशन लाइन होती हैं। लेट्स से कि हमारे पास लैन केबल है, वो कम्युनिकेशन लाइन में आ जाएगी। देन हमारे पास आ जाता है कि इसमें कम्युनिकेशन लाइन में हमारे पास अदर जो कम्युनिकेशन वे है वो हमारे पास वाईफाई भी आ जाएगा। देन हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। लेट्स से हमने कोई प्रिंटर लगाया हुआ है, कोई हमने जो है स्पीकर लगाए हुए हैं अपने सिस्टम के साथ, तो ये हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस आ जाएंगी। तो अगर हम कंप्यूटर की टॉप लेवल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें फर्दर हमारे पास कंप्यूटर के अंदर हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट आ जाता है, जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं। मेन मेमोरी आ जाती है हमारे पास। इसमें हमारे पास हार्ड डिस्क होती है। उसके बाद हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, कि जिसमें हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट हों। देन हमारे पास इन तीनों कंपोनेंट है, जिसमें हमारे पास इनपुट आउटपुट सीपीयू और जो हमारी हार्ड ड्राइव है, इन तीनों की आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए एक सिस्टम इंटरकनेक्शन मैकेनिज़्म या सिस्टम इंटरकनेक्शन कंपोनेंट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि इन तीनों कंपोनेंट की आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं। क्लियर से अगर हमारे पास कोई डाटा आ रहा है और उस डाटा को हमने प्रोसेस करके हमने मेन मेमोरी या हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर करवाना है, तो देन जो डाटा है उसको गेट करना है, देन सीपीयू से प्रोसेस करके उसको मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करवाना। तो ये जो कम्युनिकेशन होंगी सारी, कि हमने जो है पहले डाटा को फेच करना है और देन हमने सीपीयू के पास भेजना है, और उसको प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आएगी उस डाटा को हमने अगर मेन मेमोरी हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर करवाना है, तो जो डाटा ट्रांसफ़र होगा, डाटा फैच होगा और आउटपुट के बाद जब डाटा स्टोर होगा, तो ये सारा सिस्टम इंटरकनेक्शन के थ्रू ही होगा, कि जिसमें हमारे पास जो है बसेस आ जाती हैं, कि बसेस के थ्रू जो है डाटा ट्रांसफ़र होता है, रिसीव होता है, सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं, सिग्नल रिसीव होते हैं। तो बेसिकली सिस्टम इंटरकनेक्शन क्या करेगा कि इन तीनों कंपोनेंट की आपस में जो कम्युनिकेशन है वो सिस्टम इंटरकनेक्शन के थ्रू की जाती है। तो इसमें अगर जो स्ट्रक्चर थी उसमें हम बात करें कि हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सीपीयू का पर्पज़ क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो है डिफरेंट ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, उनको कंट्रोल्स करना। ऑपरेशंस मतलब हम कोई भी डिफरेंट जो है सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या डाटा को प्रोसेस करके वो हम जो है डाटा को स्टोर कर रहे हैं, वो हमारे पास जो है। देन अगर हम जो है डिफरेंट फंक्शंस हमने परफॉर्म करने होंगे, लेट्स से अगर 2 नंबर्स को ऐड करना है या हमने जो है कोई इफ एल्स या लॉजिक गेट परफॉर्म करने हैं, तो वो सारा सीपीयू के थ्रू ही प्रोसेस होगा। उसके बाद आ जाता है कि अगर हमने मेन मेमोरी, सेकंड कंपोनेंट मेन मेमोरी का आ जाता है, जिसमें अगर हमने कोई डाटा स्टोर करना है वो हमारे हार्ड ड्राइव में पड़ा होता है। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फ़ाइल्स होती हैं, जब हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं या लाइनक्स इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेसिकली कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसकी जो फाइल्स हमें स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है वो हम मेन मेमोरी हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर करते हैं। देन हमारे पास था थर्ड कंपोनेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाती है, जिसमें हमारे पास था कि अगर हमने कंप्यूटर से जो डाटा है वो कहीं ट्रांसफ़र करना है, कंप्यूटर के बाहर कहीं ट्रांसफ़र करना है किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर या किसी और डिवाइस के अंदर, या फिर जो है अगर हमने अपने कंप्यूटर के अंदर डाटा को भेजना है, कि हमने कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा स्टोर करवाना है किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू, तो उसके लिए हम जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं। दैन हमारे पास जो है हमने बात की थी कि सिस्टम इंटरकनेक्शन की। इसका पर्पज़ ये था कि इन तीनों कंपोनेंट्स की आपस में जो कम्युनिकेशन होनी है वो सिस्टम इंटरकनेक्शन के थ्रू होती है। अगर हम जो है हमने टॉप लेवल स्ट्रक्चर पिछली स्लाइड में देखा कि जिसमें हमारे पास जो है अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो उसमें हमारे पास ये 4 मेन कंपोनेंट थे, जिसमें हमारे पास था इनपुट आउटपुट थी, सिस्टम बस था, मेन मेमोरी और सीपीयू। अगर हम फर्दर सीपीयू को देखें कि सीपीयू के अंदर फर्दर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो इसमें भी हमारे पास फर्दर सीपीयू के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास रजिस्टर्स आ जाते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है हमारे पास, देन जो है कंट्रोल यूनिट है, और फिर
इन तीनों यूनिट्स की फर्दर जो है आपस में कम्युनिकेशंस होनी है, उनको जो है इंटरनल सीपीयू इंटरकनेक्शन एक मैकेनिज़्म है या कंपोनेंट है, उसके थ्रू इन तीनों कंपोनेंट्स की आपस में कम्युनिकेशन के लिए इंटरनल सीपीयू इंटरकनेक्शन कंपोनेंट यूज़ किया जाता है। अगर हम कंट्रोल यूनिट की बात करें, जो हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट जो ऑपरेशंस होते हैं उनको बेसिकली कंट्रोल भी करना होता है। कंट्रोल करने से मुराद ये है कि लेट्स से अगर हम कोई इनपुट डिवाइस लगा रहे हैं या हम जो है कोई आउटपुट डिवाइस लगा रहे हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करना है कि ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है। कोई डाटा को जब प्रोसेस करना है तो प्रोसेस करने के बाद डाटा कहाँ पे स्टोर करवाना है, कहाँ से फैच करना है, तो ये सारा कंट्रोल यूनिट है। इसके अलावा आ जाता है कि लेट्स से हम जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को जो टाइम एलोकेट करना है एट ए टाइम, तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक ही प्रोग्राम रन हो रहा होता है। तो सीपीयू इतनी फास्ट प्रोसेसिंग करता है कि हमें वो उसका जो है डिले नज़र नहीं आता। तो इसमें ये होता है कि जो टाइम मैनेज हो रहा होता है कि एक एप्लीकेशन को इतना टाइम देना है, दैन इतना प्रोसेस करना है, दूसरी एप्लीकेशन को इतना टाइम देना है, तो ये जो है कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल कर रहा होता है। दैन हमारे पास जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आ जाता है कि जिसमें हमने डाटा के ऊपर कोई प्रोसेस परफॉर्म करनी है। लेट्स से अगर दो नंबर्स को ऐड करना है तो वो हम जो है अरिथमेटिक यूनिट के थ्रू करेंगे। लॉजिक यूनिट में आ जाता है कि अगर हमने कोई कंडीशंस चेक करनी है अपने जब हम डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं कि लेट्स से अगर एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या नहीं है, या फिर हमारे पास जो है लॉजिक्स गेट्स आ जाते हैं, तो वो जितनी भी इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म होने ये अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास सीपीयू में जो थर्ड कंपोनेंट है वो हमारे पास आ जाता है कि रजिस्टर्स का आ जाता है। जब हम डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं कि लेट्स से हम जो है कोई प्रोग्राम रन किया हुआ है, हम उसमें कोई प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो उसके उसके लिए उसको प्रोसेस करने के लिए हमें डाटा को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो रजिस्टर्स के अंदर क्या होता है कि रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, सॉरी प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, जिनका पर्पज़ होता है कि जब हम डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग डाटा प्रोसेसिंग के दौरान हमारे पास कोई भी हमें स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसके लिए सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, जिसमें जो है ड्यूरिंग डाटा प्रोसेसिंग डाटा को स्टोर किया जाता है। देन हमारे पास जो है लास्ट कंपोनेंट इसका आ जाता है सीपीयू का, जिसमें हमारे पास सीपीयू इंटरकनेक्शन आ जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ऊपर तीनों कंपोनेंट्स हैं, कंट्रोल यूनिट्स हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हैं, देन रजिस्टर्स हैं, तो इन तीनों की आपस में कम्युनिकेशन जब करवानी हो तो या जब हो रही हो कम्युनिकेशन, तो वो सीपीयू इंटरकनेक्शन के थ्रू होती है। इसमें हमारे पास जब लेट्स से हमने कोई दो नंबर्स को ऐड करना है, तो लेट्स से हमारे पास दो नंबर है 3 एंड 5, तो जब हमने 3 एंड 5 को प्रोसेस करके जो रिज़ल्ट है उनको स्टोर करना है, या 3 और 5 हमारे पास कहीं पे कंप्यूटर में स्टोर होगा, तो देन ही हम 3 और 5 को ऐड करके उसके रिज़ल्ट को दोबारा स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम 3 और 5 को जब प्रोसेस करना है तो उसको स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको स्टोर के लिए सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स हैं। तो 3 और 5 को पहले रजिस्टर्स के अंदर स्टोर करेंगे, और देन जो है हम उसको अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के पास भेजेंगे। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करेगा, उनको ऐड कर देगा, और जब हमारे पास जो है आउटपुट आएगी, वो भी हमारे पास अगर हम रजिस्टर्स के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हैं, या रैम के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हैं, या हार्ड ड्राइव में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो वो कंट्रोल यूनिट देखता है उसको कि जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोसेस होने के बाद जो डाटा है वो हमारे पास कहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो कंट्रोल यूनिट इस सारे प्रोसेस को देख रहा होता है। तो ये जब हम जो है डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं, हमारे पास जो है डाटा फैच हो जाता है या डाटा स्टोर हो जाता है, तो इनको लेट्स से हमने जब डाटा स्टोर किया था रजिस्टर के अंदर और देन अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में भेजा था उसको प्रोसेस करने के लिए, तो ये सारी जो कम्युनिकेशन हो रही होती हैं सीपीयू के अंदर, प्रोसेसर के अंदर, तो ये सारी जो है उसको हैंडल करना या उसको मतलब मैनेज करना, उनकी कम्युनिकेशन आपस में कम्युनिकेशन करवाना, वो सीपीयू कनेक्शन उनको देख रहा होता है।
अगर हम जो है फर्दर कंट्रोल यूनिट की बात करें, पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि जो हमारे पास सीपीयू है उसके फर्दर जो है सीपीयू मुराद हमारे पास प्रोसेसर, उसके हमारे पास 4 कंपोनेंट थे। तो उन चारों कंपोनेंट में अगर हम जो है फर्दर देखें हमारे पास कंट्रोल यूनिट आ जाता है। अगर कंट्रोल यूनिट को हम थोड़ा सा और डिटेल से देखें तो इसमें हमारे पास फर्दर 3 कंपोनेंट आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है सीक्वेंसिंग लॉजिक्स हैं। इसमें आ जाता है कि आगे हम जो है असेंबली लैंग्वेज में देखेंगे हम कि कैसे प्रोग्राम करते हैं। इसमें जो हम जो लॉजिक्स यूज़ करते हैं कि हम जो है 2 नंबर्स को ऐड करना है तो हम वो किस तरीके से करेंगे, उनकी जो है हम कौन सी सीक्वेंस यूज़ करेंगे, उनके हम जो है कोड कौन सा यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास लॉजिक्स आ जाती हैं, सीक्वेंस लॉजिक। इसमें डिफ़ाइन होता है कि हम जो है कोई लॉजिक अगर यूज़ करें तो वो उसको कैसे मैनेज करना है। दैन हमारे पास जो है कंट्रोल मेमोरी आ जाता है कि जब हमारे पास जो फर्दर था कि जिसमें हम डाटा को स्टोर कर रहे थे, तो उस डाटा को स्टोर करने का कोई बेहतर तरीका भी तो है कि लेट्स से जब हम डाटा स्टोर कर रहे हैं तो कोई हमारे पास फ्री स्पेस नहीं होनी चाहिए, कोई गार्बेज वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जो हमारे पास मेमोरी है उसको मैनेज करने के लिए फर्दर जो है कंट्रोल यूनिट के अंदर कंट्रोल मेमोरी का कंपोनेंट है। देन हमारे पास आ जाता है कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स आ जाते हैं एंड डिकोडर्स। कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स के अंदर आ जाता है कि हम जो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उनको फर्दर कंट्रोल यूनिट के अंदर एक अलग से कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स हैं जो डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं। इसमें हम जो है असेंबली लैंग्वेज के अंदर फर्दर रजिस्टर्स के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, उसमें आपका और इसमें क्लियर हो जाएगा कि जिसमें हमारे पास जो है कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं। और इसमें हमारे पास डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, वो उसकी तकरीबन हम जो है थर्ड लेक्चर में डिटेल से देखेंगे कि हमारे पास जो है रजिस्टर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और इसमें हमारे पास कंट्रोल यूनिट के कौन से हैं, अरिथमेटिक के लिए कौन से रजिस्टर यूज़ होते हैं। दैन हमारे पास जो है डिकोडर्स है। डिकोडर बेसिकली जब हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कोई इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को सेंड करते हैं। लेट्स से हम जो है सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्राम करते थे कि जिसमें हम जो है पहले एक वेरिएबल के अंदर डाटा कोई इंटीजर रख देते हैं, लेट्स से 2 रखते हैं, और दूसरे वेरिएबल के अंदर 3 रख देते हैं। दैन हम ए प्लस बी करते हैं। तो हमारे पास ये जो इंस्ट्रक्शंस जा रही होती हैं कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर ने उसको अंडरस्टैंड भी करना होता है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उसका मतलब क्या है, उसको कैसे प्रोसेस करना है। तो उसके लिए डिकोडर्स होते हैं। डिकोडर्स क्या कहते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर सीपीयू को जा रही हैं उन इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। देन जो है उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं सीपीयू के अंदर। अगर हम जो है बेसिक फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट थे कंप्यूटर के अंदर या सीपीयू के अंदर, तो इसमें हम जो है डिफरेंट जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं हर कंपोनेंट, वो फंक्शंस आ जाते हैं कि हर जो कंपोनेंट है वो इंडिविजुअली कोई भी काम कर रहा होता है तो वो हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं कंप्यूटर के। अगर हम जो है मेन फंक्शंस की बात करें कि हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके मेन फंक्शंस कौन कौन से हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है कि डाटा को प्रोसेस करना है, डाटा को स्टोर करना है, डाटा को मूव करना है। और जो है इसमें हमारे पास जो तीनों ऑपरेशंस हैं, प्रोसेस डाटा, स्टोर डाटा, मूव डाटा, उनको कंट्रोल करना है कि डाटा को कैसे एक प्रोसेस कैसे करना है, उनको स्टोर कैसे करना है, उनको मूव एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कैसे मूव करना है। तो इन तीनों ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो है चौथा फंक्शंस है जो क्या करता है कि इन तीनों ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है कि डाटा कहाँ से फैच करना है, कहाँ पे स्टोर करना है। तो उसके लिए हमारे पास ये फोर जो है कंपोनेंट है या 4 ऑपरेशन फंक्शन है कंप्यूटर का, वो कंट्रोल फंक्शंस हैं जो हमारे पास जो ये ऊपर वाले 3 फंक्शंस हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है डिफरेंट ऑपरेशन जो 4 ऑपरेशंस की हमने बात की है उनकी फ्लो डायग्राम कैसे होगी, तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि अगर हमने लेट्स से डाटा मूवमेंट आ जाती है, इसमें हमारे पास कंट्रोल मैकेनिज़्म है कि हमारे पास डाटा आ रहा है और देन हमारे पास जो है कंट्रोल मैकेनिज़्म के पास जाता है, वो देखता है कि इसमें हमारे पास अगर तो डाटा को स्टोर करना है तो वो हमारे पास स्टोरेज डिवाइस के पास चला जाएगा। अगर तो जो हमारे पास डाटा आ रहा है उसको कुछ
प्रोसेस करना है देन वो प्रोसेसर के पास चला जाएगा। अगर प्रोसेस करने के बाद देन दोबारा हमारे पास वो कंट्रोल मैकेनिज़्म के पास आ जाता है। कंट्रोल मैकेनिज़्म में अगर लेट्स से कि हमने डाटा को प्रोसेस करने के बाद स्टोर करवाना है, या हमारे पास यहाँ पे ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं यहाँ पे। तो अगर हमने प्रोसेस करने के बाद दोबारा जो है डाटा को प्रोसेस करने के बाद कंट्रोल यूनिट में आ जाता है। कंट्रोल यूनिट उसको देखता है कि ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जाएगा या स्टोरेज डिवाइस में। तो यहाँ से हमारे पास जो है डाटा, अगर तो हमने स्टोरेज डिवाइस में भेजना है तो हमारे पास स्टोरेज डिवाइस में चला जाएगा, अगर तो हमने उसको इनपुट और डिवाइस में भेजना है तो वो हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आ जाता है। अगर हम जो है फर्दर जो ऑपरेशंस थे उनको हम जो है उनकी अगर हम अलग अलग से फ्लो डायग्राम देखें तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि डाटा मूवमेंट डिवाइस की अगर बात करें कि जिसमें हमने सिर्फ जो है डाटा को मूव करना है, तो उसका प्रोसेस जो है उसकी फ्लो डायग्राम कैसे होगी। तो इसमें हमारे पास जो है डाटा, सबसे पहले डाटा आ रहा है वो कंट्रोल यूनिट के पास आएगा, और अगर तो हमने उसको ना ही जो है हार्ड ड्राइव में स्टोर करवाना है और ना ही हमने उसके ऊपर कोई प्रोसेस करनी है, तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस से डाटा आएगा, कंट्रोल यूनिट देखेगा, तो उसको हमने जो है फर्दर अगर लेट से किसी और यूएसबी में ट्रांसफ़र करना है तो उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। सिर्फ क्या होगा कि डाटा एक डिवाइस से कॉपी होगा और दूसरे डिवाइस में हम उसको मूव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा मूवमेंट आ रही है। इसमें हम जो है कोई जो है ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कोई जो है डाटा को स्टोर नहीं कर रहे कंप्यूटर के अंदर। तो ये हमारे पास जो है डाटा मूवमेंट फ्लो डायग्राम है। देन हमारे पास अगर हम सेकंड डायग्राम की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस है, वहाँ से हम कोई डाटा को रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, तो उसमें अगर हमने जो है अगर तो हमने रीड करना है तो हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्या होगा कि कंट्रोल यूनिट के पास डाटा आएगा, देन हमारे पास जो है हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर तो हमने जो है इनपुट आउट डिवाइस में डाटा राइट करना है तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो है स्टोरेज डिवाइस के अंदर डाटा पड़ा होगा, वो कंट्रोल यूनिट में आएगा, देन हमारे पास वो इनपुट आउटपुट डिवाइसिंग यूनिट में मूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास डाटा स्टोरेज डिवाइस फ्लो डायग्राम है। तो ये हमारे पास जो थी डायग्राम वो हमारे पास डाटा मूवमेंट की डायग्राम थी। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है डाटा प्रोसेसिंग या डाटा जिसमें हमारे पास डाटा आ जाता है कि हमने डाटा स्टोर भी करना है और हमने उसको प्रोसेस भी करना है, तो उसकी हम डायग्राम की बात करें तो इसमें हमारे पास अगर तो आ जाता है कि हमने हार्ड ड्राइव से डाटा उठाना है और उसके ऊपर हमने कोई प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद दोबारा हमने उसको हार्ड ड्राइव के अंदर ही स्टोर कर देना है, तो उसके अंदर उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो डाटा पड़ा होगा हार्ड ड्राइव में वो कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, देन जो है उसको सीपीयू क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और देन हमारे पास जो डाटा है वो दोबारा हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर हम जो है बात करें कि इसमें हम कोई हार्ड ड्राइव के अंदर डाटा पड़ा हुआ है या जो है हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस में कोई डाटा पड़ा हुआ है और हम उस डाटा को फैच करना है और उसके ऊपर कोई प्रोसेस करने के बाद हमने उसको हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर करवा देना है या हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर स्टोर करवाना है, तो उसके लिए क्या होगा कि लेट से अगर जो है डाटा हम कोई हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ है तो वो सीपीयू के पास जाएगा, देन जो है कंट्रोल यूनिट उसको एक्सटर्नल डिवाइस के अंदर स्टोर कर देगा। अगर लेट से एक्सटर्नल डिवाइस में कोई डाटा पड़ा हुआ है और उसको जो है हम कोई प्रोसेस करने के बाद जो है हार्ड ड्राइव में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो डाटा पहले कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, देन जो है सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और देन हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर कर देगा। तो बेसिकली ये था कि हमारे पास जो है बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं कंप्यूटर के, बेसिक फंक्शन कौन कौन से हैं, उन फंक्शंस की फ्लो डायग्राम को हमने डिटेल से देखा कि डाटा जो है कैसे डिफरेंट जो है मूव कैसे होता है, कि इनपुट आउटपुट डिवाइस में कैसे मूव होता है, कैसे स्टोर होता है। इसके बाद हमारे पास जो है सेकंड जो है कंपोनेंट है, इसमें हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारे पास आ जाता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारे पास आ जाता है कि वो एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे पास जो है प्रोग्रामर को विजिबल हो, जिसमें हमारे पास आ जाता है कि जिसमें लॉजिकल जो डिफरेंट हम प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे हैं उनकी लॉजिकली एग्जीक्यूशन कैसे होंगी प्रोग्राम्स की।
इसमें हमारे पास आ जाता है कि हमने इंस्ट्रक्शन सेट कौन कौन सा यूज़ करना है। आगे हम देखेंगे हमारे पास डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। इसमें हमारे पास 16 बिट इंस्ट्रक्शन सेट होता है, हमारे पास 32 बिट इंस्ट्रक्शन सेट है, देन हमारे पास जो है 64 इंस्ट्रक्शन सेट है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर आ जाता है कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर यूज़ करने हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डेटा टाइप्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में भी हमने देखे थे कि हमारे पास नंबर है, करैक्टर है और देन स्ट्रिंग्स हैं। तो उनका साइज़ कितना रखना है, उनका जो है हमने कितनी, कि जब हम उसको स्टोर करवाएंगे इसमें कंप्यूटर के अंदर, तो उसमें वो डेटा टाइप्स की कितनी बिट्स यूज़ होंगी, ये सारी चीज़ें हम जो है हमने आर्किटेक्चर्स के अंदर देखनी होती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इनपुट आउटपुट मैकेनिज़्म आ जाता है। तो उसमें हमारे पास जो मेमोरी को स्टोर करते हैं या उसके जो जो एड्रेस होता है कि हमने जो हमारे पास जब डाटा रैम के अंदर स्टोर होता है या हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर होता है, तो उसमें जहाँ पे डाटा पड़ा होता है वो मेमोरी लोकेशंस की एड्रेस मेमोरी होती है, कि मतलब उसके उसमें एड्रेस मैनेज किया जाता है कि इस लोकेशन के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है, उसका कुछ एड्रेस होता है, सेकंड लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो हमारे पास जो भी एड्रेस होते हैं, जो भी डाटा स्टोर होता है, वो यूनिकली एड्रेस के ऊपर पड़ा होता है, कि जब हमने डाटा को स्टोर करना है या वहाँ से फैच करना है, तो वो हमारे लिए ईज़िली हमें पता हो कि हमारे कौन से एड्रेस के ऊपर पड़ा हुआ है। तो वहाँ से कंप्यूटर क्या करता है कि उस एड्रेस के ऊपर जाता है और वहाँ से डाटा फैच कर लेता है या स्टोर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिसमें हमने एड्रेसिंग मैकेनिज़्म देखना है कि कौन सा एड्रेसिंग मैकेनिज़्म रखना है, जिसमें हमारे पास डाटा टाइप्स की जो साइज़ है वो हमने कितना रखना है, उसमें उसमें आ जाता है। देन हमारे पास आ जाता है इंस्ट्रक्शन सेट, कौन सा रखना है, हमने 16 बिट रखना है, 32 बिट रखना है या 64 बिट रखना है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली आ जाता है कि हमने कंपोनेंट कौन कौन से यूज़ करने हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वो कंपोनेंट जो कंप्यूटर प्रोग्रामर को विजिबल होते हैं कि मेरे पास ये कंपोनेंट हैं, और जो है इनको यूज़ करते हुए मैंने जो प्रोग्राम करना है वो इन कंपोनेंट को देखते हुए ही कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है अपनी प्रोग्रामिंग करता है। उसमें आ जाता है कि जो जो हमारे पास बड़े सिस्टम आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास जब हम कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर की एग्जीक्यूशन वो कितना टाइम ले रहा है, कितनी मेमोरी ले रहा है, कोई डाटा को प्रोसेस करने के लिए कितना टाइम लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कि वो हम बड़े लेवल के ऊपर जब हम जो है रियल टाइम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि हमने हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट कौन सा है, डाटा टाइप का साइज़ कितना है, एड्रेसिंग मेमोरी जो मेमोरी में एड्रेस साइज़ है वो कितना होता है, या उसके लिए कितना डाटा को स्टोर एड्रेस को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। तो हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आ जाता है कि हमने कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट कौन कौन से यूज़ करने हैं। तो इसमें आ जाता है कि हमारे पास अगर लेट से बात बात करें कि हमारे पास अगर हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जब हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हम जो है अलग से एक कंपोनेंट यूज़ करेंगे कि जो वो क्या करेगा कि दो नंबर्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देगा। या हमारे पास जो है जो दूसरा तरीका है उसमें क्या करते हैं कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए अगर लेट से हमने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 3 टाइम जो है हम ऐड कर देते हैं, देन हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। तो इसमें देखते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर कि हमने जो है कंपोनेंट कौन कौन से यूज़ करने हैं। अगर हम जो है फर्दर नेक्स्ट बात करें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसमें आ जाता है कि हमने जो कंपोनेंट सेलेक्ट कर लिए हैं कि जब हम जो है कंप्यूटर को डिज़ाइन करेंगे करते हैं, तो उसमें हमने ये कंपोनेंट यूज़ कर लिए हैं। अब उन कंपोनेंट की इंटरनली वर्किंग कैसे होगी, कि उन्होंने कैसे परफॉर्म करना है। इसमें जो मैंने एग्जांपल दी थी कि इसमें हमारे पास आ जाता है कि जैसे हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए जो है अलग से हम यूनिट यूज़ करेंगे, या हम जो है उसके लिए हम जो है रिपीटेड एडिशन मेथड यूज़ करेंगे। कि रिपीटेड एडिशन मेथड का ये मतलब होगा कि अगर हमने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है,
तो उसमें एक तो तरीका है कि अगर हमारे पास जो है स्पेशल हार्डवेयर मल्टीप्लाई यूनिट होगा, वो क्या करेगा कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आंसर उसका आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि हमारे पास अगर हमने 2 को 3 टाइम हम ऐड करें देन भी हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। तो असेंबली के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर ये देखी जाती हैं कि इसमें हमने जो है उसमें मैकेनिज़्म कौन सा यूज़ करना है। अगर इसमें आ जाता है कि उसमें हमने एडिशंस को परफॉर्म कैसे करना है। देन हमारे पास आ जाता है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन एट्रीब्यूट्स की बात करें, इसमें हमारे पास आ जाता है कि कंट्रोल सिग्नल्स आ जाती हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं उनको कंट्रोल कैसे। सिग्नल से मुराद है कि हमारे पास जो है इनपुट आउटपुट जब डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है इसमें इंटरप्ट्स जनरेट होते हैं, इंटरप्ट का सिग्नल जनरेट होता है, या हमारे पास जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तो डाटा प्रोसेस होने के बाद जो है देन सिग्नल जनरेट होता है। तो इसमें ये सिग्नल्स को कैसे जनरेट करना है, उनको कैसे मैनेज करना है, ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है। देन हमारे पास इंटरफेस बिटवीन पेरिफेरल एंड कंप्यूटर, इसमें आ जाता है कि हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे देखा कैसे जाता है। और देन हमारे पास जो है मेमोरी की बात करें कि मेमोरी में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है, कि जिसमें हमारे पास जो है मेमोरी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कि उसको बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, ये हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशनल एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास आ जाता है कि इसमें हमारे पास लॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर जो प्रोग्रामर को विजिबल होते हैं, लॉजिकल एस्पेक्ट्स। इसमें हमारे पास आ जाता है कि इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अंडरस्टैंड कैसे करना है, या कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है कि हमारे पास फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ हार्डवेयर, जिसमें हमारे पास हार्डवेयर के फिज़िकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि जो हमारे पास प्रोग्रामर को विजिबल ना हो, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है। इसमें आ जाता है कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कैसे कैरी आउट करना है, उनको कैसे मैनेज करना है डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को। इसमें फर्दर आपकी जो इंस्ट्रक्शंस के रिलेटेड है, इसमें आगे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें जो है इंस्ट्रक्शंस को हम डिटेल से देखें तो वो आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। और देन अगर हम बात करें कि अगर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डिज़ाइन टू इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर आर्किटेक्चर स्पेसिफिकेशन, इसमें आ जाता है कि जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है इसमें क्या होता है कि जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है उसकी स्पेसिफिकेशन को स्पेसिफाई करता है कि जब हम लेट से कंप्यूटर को कोई हमने आर्किटेक्चर बना लिया कंप्यूटर का कि उसमें ये कंपोनेंट्स होंगे, तो उन कंपोनेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करना है, या कैसे बेहतर करना है, या इन्हेंस करना है, या उसको कैसे नोट करना है, वो हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। इसमें हमारे पास फर्दर आ जाता है कि अगर हम बात करें कि हमारे पास जो इंटेल पेंटियम सीरीज़ के प्रोसेसर थे, उसमें क्या होता है कि उसका जो आर्किटेक्चर है वो हमारे पास सेम होता है, लेकिन अगर हम उसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जितने भी इंटेल के पेंटियम सीरीज़ के प्रोसेसर थे उनका आर्किटेक्चर तो सेम था, लेकिन जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी की डिफरेंट है। तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि आर्किटेक्चर तो जो प्रोसेसर है उसका सेम हो सकता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी सेम नहीं हो सकती, वो हमेशा जो है डिफरेंट ही होगी। इसमें अगर हम बात करें आर्किटेक्चर इश्यूज़ की बात करें, इसमें हमारे पास आ जाता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आ जाता है, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आ जाता है, और पाइपलाइन इश्यूज़ आ जाते हैं। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट में आ जाता है कि हमारे पास क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं डिफरेंट, उसमें क्या करते हैं कि अगर हमने कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो उस इंस्ट्रक्शंस को उसका साइज़ जो है वो स्मॉल से स्मॉल किया जाता है कि ताकि हमारे पास जो है इंस्ट्रक्शंस का जो साइज़ है वो कम से कम हो, और एक इंस्ट्रक्शंस के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं उसमें। तो उसमें ये होता है कि हमारे पास जो प्रोग्राम है वो
छोटे से छोटा हो जाता है कि लाइन ऑफ कोड कम हो जाते हैं, लेकिन उसमें रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट में क्या होता है कि हमारे पास जो है उसका साइज़ जो है वो लाइन ऑफ कोड तो कम हो जाता है हमारे पास, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाती हैं। कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट जो है एक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो है डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस यूज़ की जाती हैं। उसमें हमारे पास जो है इंस्ट्रक्शंस बड़ी से बड़ी होती हैं। पाइपलाइन में हमारे पास आ जाता है कि उनमें वही जो डाटा के अंदर डिफरेंट कम्युनिकेशंस परफॉर्म हो रही सॉरी जो कंपोनेंट के अंदर डिफरेंट कम्युनिकेशंस हो रही होती हैं, उसके लिए पाइपलाइन कौन सी यूज़ करनी है, बस इसका साइज़ कैसे रखना है, ये हमारे पास आर्किटेक्चरल इश्यूज़ आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज़ के अंदर हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, उनको कैसे मैनेज करना है। कंट्रोल यूनिट आ जाता है हमारे पास मेमोरी के, मेमोरी में उनको टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है। कंट्रोल यूनिट में हमारे पास जो है इसमें हमने क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करनी है। देन हमारे पास जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कैसे मैनेज किया जाता है। तो ये हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है कि हम जो है जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन उसको पढ़ते क्यों हैं, इसका जो है पर्पज़ क्या है। इसमें हमारे पास आ जाता है कि जो है कंप्यूटर के फंक्शनल कंपोनेंट, जो कंप्यूटर के फंक्शनल कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट जो हमने देखे थे, उनकी खसूसियात क्या हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है और उनकी आपस में उनकी कम्युनिकेशंस कैसे होती हैं, ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली पढ़ने का पर्पज़ यही है कि हम जो है कंप्यूटर की जो इंटरनल वर्किंग है उनको हम देखेंगे कि इनकी इंटरनल वर्किंग कैसे होती है, उनकी जो डिफरेंट कंपोनेंट है उनकी आपस में कम्युनिकेशंस कैसे होती हैं। उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास जो है सिस्टम है उसको उसको कैसे सिलेक्ट करना है। कि हमने जो डिफरेंट हमने बात की थी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट कंपोनेंट तो सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर है उसमें ये कंपोनेंट यूज़ होंगे, लेकिन उन कंपोनेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको उसको कैसे देखना है हमने उसमें। कि अगर लेट्स से एक कंपोनेंट है, उसमें अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है दूसरे कंपोनेंट से, तो उसकी उसमें उसमें जो उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है कि एक कंपोनेंट की दूसरे कंपोनेंट से कैसे परफॉर्मेंस बेहतर है। वो हम जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल से देख के ही उसको चेक कर सकते हैं कि जो डिफरेंट हमारे पास जो कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं उनमें उनमें डिफरेंस क्या है। उनमें जो है परफॉर्मेंस की बेसिस पे एक कंपोनेंट जो है दूसरे कंपोनेंट से कैसे बेहतर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड है उसको उसको हम जो है कैसे देखना है। उसको उसको कैसे, अगर एक सीपीयू यूज़ कर रहे हैं उसकी जो क्लॉक स्पीड है दूसरे सीपीयू से कैसे बेहतर है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स जो है वो हम जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल से देख के ही हम जो है इनको आंसर कर सकते हैं कि हम जो है डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं तो उनमें डिफरेंट कंपोनेंट में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक कंपोनेंट जो है दूसरे कंपोनेंट से कैसे बेहतर है। इसके बाद हमारे पास जो है सेकंड पार्ट है वो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज का है। उसके लिए मैं जो है अलग से लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँगा। इसमें जो है असेंबली लैंग्वेज का ही इंट्रोडक्शन है, जैसे हमने जो है अभी और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन देखा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है व्हाट्सएप के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। होप्स हो कि मैं आप लोगों के जो है सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करूँगा। इसके अलावा अगर आपको लाइव सेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो देन हम जो है फर्दर लाइव सेशन भी रख लेंगे। थैंक यू सो मच। होप्स हो कि जो है लेक्चर जो है इसकी क्वालिटी बेहतर है। जो है फर्दर अगर कोई इशू हुआ तो आप जो है मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक